हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके मैट्रिक मस्ती में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालेंगे और तीन संख्या उपस्थित, यानी कि जब तीन संख्या रहे तो उसमें किस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करें। यह आपका NCERT का अध्याय 1 और प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF तथा LCM ज्ञात करें। इससे पहले हम लोग देखे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही हम लोग, यानी कि किस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते थे संख्याओं को और किस तरह से हम लोग उसको जाँच करते थे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जब तीन संख्या उपस्थित हो तो हम लोग किस तरह से इसका HCF निकालते हैं, LCM निकालते हैं, और किस विधि द्वारा? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि इसमें से मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सब आप लोग अपने से बनाइएगा। ठीक है, ये सभी, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप अपने से बनाइएगा, मैं एक ठो बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए तीन संख्या दिया है, क्या क्या है? 12, 15 और 21। ठीक है, 12, 15 तथा 21। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। ठीक है, तो सबको किस तरह से तोड़ेंगे, तो हम यहाँ रफ कर रहे हैं, देखिए किस तरह से। तो सबसे पहले 12 है, तो 12 को आप लोग तोड़ने के लिए भली भांति जानते हैं, 2 से करेंगे, ये 6, 2 से 3। ठीक है, इसी तरह से 15 को तोड़ लीजिए, तो 15 को तोड़ेंगे तो 3 बचे 15, और 21 को तोड़ेंगे, 3 सते 21। ठीक है, तो अब इन सबों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। 12 का लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3। उसी तरह से 12 का, ये अब कितना का, 15 का, तो 15 का जब लिखेंगे तो कितना है, 3 गुना 5, और कितना 21 का देखें तो 3 गुना 7। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, इसका HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो HCF और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालने के लिए यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ ऊपर में आप लोगों को आई आइकन दिया होगा, उस पर जा करके आप इसका वीडियो देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF किस तरह से निकाला जाता है। क्लियर है? तो आज हम, यानी कि चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से निकालते हैं। तो उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि क्या होता है कि तीनों में जो संख्या मिलता है, जैसे देखिए 12 का क्या है आपका, 12 में देखिए ये 3 और ये 3, तीनों में जो मिल रहा है उसी संख्या को हम लोग लेते हैं, और जिसका घात सबसे बड़ा हो। तो तीनों का तो घात कितना है, एक ही है, इसीलिए यहाँ पर HCF हो जाएगा। इसीलिए HCF आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HCF बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, कल भी हम आप लोगों को वीडियो में बताए थे, इससे पहले जो वीडियो बनाया है, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया गया, उस पर सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF कैसे निकाला जाता है वो बताया गया है। ठीक है, तो इसमें अब LCM किस तरह से निकालेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्या इसमें मिल रहा है तीनों में वो तो लिख ही लेते हैं, 3 सब में मिल रहा था लिख ली, बाकी जो बचा, बाकी जो संख्या बची, यानी 2 का पावर 2, 5 और 7, ये तीनों बच गया है, ये तीनों क्या हो गया आपका, बच गया है। इन सबों को भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुना कर लेंगे। देखिए किस तरह से, तो ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर गुना, ये 5 बचा हुआ था और ये 7 बचा हुआ था। अब इन सबों को गुना कर देंगे और हमारा LCM निकल जाएगा। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 तो 7 42, यानी 420 आपका क्या हो जाएगा, LCM निकल गया। ठीक है, तो देखिए इसमें यही कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
पूर्णांकों का HCF तथा LCM ज्ञात करें। तो हम लोग क्या किए कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए पहले तीनों को, और उन सबों में जो मिल रहा था उसको यानी कि HCF और LCM निकालने की विधि से हम लोग इसको निकाल लिए। ठीक है, तो इससे आगे का वीडियो यानी आगे का जो क्वेश्चन है, पहला ये, दूसरा और ये तीसरा, ये आप लोग अपने से प्रयास करेंगे बनाने का। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नावली 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। कहने का मतलब है कि यदि हम किसी संख्या को यानी कि प्रकृत संख्या को 6 के पावर n यानी 6 के पावर n यानी कि यहाँ पर प्रकृत संख्या रखेंगे तो क्या उसका वैल्यू हमको जो प्राप्त होगा वो 0 अंक प्राप्त होगा। तो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक है, मान ले क्या है, n क्या है, प्रकृत संख्या, क्या दिया है, दिया है n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, और 6 का पावर n है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 का पावर n। ठीक है, कहने का मतलब 3 का पावर n गुना 2 का पावर n। अब हमको ये बताइए 3 पर किसी भी प्रकृत संख्या को रखेंगे क्या हमको 0 अंक प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। यदि 2 पर हम किसी भी संख्या को रखें, प्रकृत संख्या को, तो क्या हमको 0 प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह 0 प्राप्त नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः 0, लिखेंगे अतः 6 का पावर n जहाँ n एक प्राकृत संख्या हो तो हमें हमें 0 अंक, ठीक है ना, हमें 0 अंक प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, हमें 0 अंक प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, क्यों प्राप्त नहीं होगा समझ गए, क्योंकि क्या है 3 का पावर n का प्रकृत संख्या क्या होता है, प्रकृत संख्या किसको बोलते हैं, ठीक, किसको बोलते हैं, तो 0 से लेकर के, ठीक है, 0, ये प्रकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। कहने का मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 पर यदि हम 1 रखें तो 3 ही हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 रखें 3 3 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, 0 तो आएगा नहीं। उसी तरह से 2 पर यदि कोई हम प्राकृत संख्या रखते, 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। क्लियर है, 0 तो आ नहीं रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 6 का पावर n जहाँ n एक प्रकृत संख्या है वहाँ पर जो है 0 अंक प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, 0 अंक प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये 0 अंक पर समाप्त नहीं होगा। क्या होगा, 0 अंक पर समाप्त, 0 अंक पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसको गुना करने पर जो है ना अंतिम में 0 आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन समझ गए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 3 प्लस 13, ये 13 प्लस 13, ठीक है, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ पर प्लस होगा 5। ठीक है, क्या है, प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। पूछता है कि ये सभी संख्या, ये संख्या जो दिया गया है ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या है। तो चलिए हम लोग जांच करके देखते हैं।
आइए तो हम लोग अब इसको जांच करके देखते हैं। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ प्लस क्या है, यहाँ पर प्लस है। तो ये यहाँ पर देखिए ये सभी गुना में है और ये 13 इधर बीच में प्लस। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, हम लोग को 13 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, ये 13 कॉमन आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 13 का कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 13 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 7 गुना 11 प्लस 1। ठीक है, 7 गुना 11 प्लस 1। अब देखिए ये संख्या क्या है, 13 से, यानी कि 13 से गुना हो रहा है, कहना मतलब 13 से विभाजित भी हो सकता है। ये क्या होगा, 13 से विभाजित होगा। क्यों होगा, देखिए 7 एकम 7, 7 एक 8, और 8 गुना 13 करेंगे। तो अब बताइए 8 गुना 13 करेंगे तो गुना कीजिए, तो 13 से भाग भी देंगे तो वही यानी कि 8 प्राप्त हो जाएगा। कहने मतलब ये 13 से विभाजित हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यदि हम इसको यहाँ हम रफ में समझाते हैं, रफ में हम समझाते हैं, यहाँ देखिए 13 गुना क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एक 8। अब हम कहते हैं कि यदि इसमें भाग देंगे 13 से तो ये कट जाएगा, 8 बचा। तो यानी कि ये क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें भाग लग रहा है। ठीक है, तो ये हम रफ में आप लोगों को समझाएं। चलिए, तो यानी कि ये क्या है, इतना लेकर के इसको दिखा दिए कि हाँ ये 13 से भाग लग जाएगा इसमें, इसीलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है। क्लियर है। अब दूसरा दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, कहता है ये यहाँ तक हो गया। अब दूसरा देखिए, कहता है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 प्लस 5 है। इसमें भी उसी तरह से यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, ये बीच में प्लस, तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। यदि गुना में ही रहता तब कॉमन नहीं ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस में है, इसको हम लोग फिर 5 कॉमन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी संख्या 5 से विभाज्य है, यानी कि भाज्य है, भाग लग रहा है, यानी कि पूर्ण रूप से 5 से कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 तथा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, दोनों संख्याएं क्रमशः, क्रमशः का मतलब लगातार, यानी कि जैसे पहला नंबर पे ये, दूसरा नंबर पर यहाँ पर भी, इसके लिए पहले और इसके लिए बाद में लिखेंगे। क्रमशः ये किससे कट रहा था, 13 से, 13 तथा ये किससे कट रहा था, 5 से भाज्य है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर है, क्या हो गया, ये संख्या देखिए 13 से भाज्य है और ये संख्या 5 से भाज्य है, इसीलिए ये संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्लियर है। इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और इस चैप्टर में, यानी कि चैप्टर में जो है प्रश्नावली 1.2 खत्म कर रहे हैं। ठीक है, और इस प्रश्नावली में यदि कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में हमको बोल सकते हैं। ठीक है, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में जो है इससे आगे वाले यानी कि एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली के लिए हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्रश्नावली 1.3 करेंगे। क्लियर है। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे।
और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें, जिससे कि वे भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें।